सो हेलो एवरीवन। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है मल्टी प्रोसेसिंग, मल्टीटास्किंग एंड मल्टी थ्रेडिंग। सो इस टॉपिक पर काफी लोगों को कंफ्यूजन होता है और यूजुअली सभी लोग इस चीज को काफी इंटरचेंजेबली यूज करते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग एग्जैक्टली डिटेल में पढ़ेंगे कि इनमें होता क्या है, ये तीनों कहाँ, कौन किसका सबसेट है और किसमें किस तरीके से कोई भी फंक्शन प्रोसेस एग्जीक्यूट होता है। ठीक है हम ठीक है। सो अभी तक हमने कुछ ये टॉपिक्स खत्म कर चुका है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मल्टी प्रोसेसिंग, मल्टीटास्किंग एंड मल्टी थ्रेडिंग। इसे कंप्लीट करने के बाद हम एग्जैक्टली समझ पाएंगे कि हमें लॉक और म्यूटेक्सेस की क्यों जरूरत पड़ती है। ठीक है, एंड उसके बाद हम प्रोसीड करेंगे प्रोग्रामिंग के साथ। मैं अभी प्रोग्रामिंग वाला पार्ट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं मेक श्योर करना चाहता हूँ कि जब मैं प्रोग्रामिंग डालूं तब आपको एग्जैक्टली समझ में आए कि मैं क्यों कोड कर रहा हूँ, किस लिए कोड कर रहा हूँ और उसका बैकग्राउंड वर्किंग क्या है। ठीक है, तो मल्टीटास्किंग जो है वो एसेंशियली एक, बोल सकते हैं, एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है जिसपे ऑपरेटिंग सिस्टम जो है मोर देन वन प्रोसेस को कंसीडर करता है एग्जीक्यूट करने के लिए। ठीक है, एन एबिलिटी ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम टू परफॉर्म और हैंडल मल्टीपल टास्क। यहाँ जो कीवर्ड है वो है हैंडल। ठीक है, तो मल्टीटास्किंग में आप ये मत समझिएगा कि इसका मतलब है कि दो प्रोसेस हमेशा साथ में एक साथ चलेंगे डिफरेंट कोर में। ठीक है, बस इसका मतलब है कि दो, टू और मोर प्रोसेस को ऑपरेटिंग सिस्टम हैंडल करेगा। ठीक है, इसको बोलते हैं मल्टीटास्किंग। ठीक है, फिर आता है मल्टी प्रोसेसिंग और मल्टी थ्रेडिंग। ठीक है, तो मल्टी प्रोसेसिंग और मल्टी थ्रेडिंग के लिए हमें समझना पड़ेगा कि प्रोसेसेस क्या होते हैं। ठीक है, और थ्रेडिंग थ्रेड्स क्या होते हैं। ठीक है, तो प्रोसेसेस पढ़ने के लिए मैंने प्रोसेस पे एक डिटेल्ड वीडियो पहले बना चुका है। तो आप मेक श्योर करें कि आप वो वीडियो देख कर ही यहाँ पे आए, तभी आप इस टॉपिक को समझ पाएंगे। ठीक है, तो प्रोसेस, मल्टी प्रोसेस क्या होता है। तो मल्टी प्रोसेसिंग एसेंशियली एक तरीका है जिसमें हम मोर देन वन प्रोसेस, यानी कि मोर देन वन प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक को मेमोरी में मेंटेन करते हैं और सीपीयू उसे साइमल्टेनियसली या तो सिंगल कोर में चलाता है कॉन्टेक्स्ट स्विच करके, या तो फिर टू डिफरेंट कोर्स में चलाता है। ठीक है, और फिर आता है हमारा मल्टी थ्रेडिंग। सो मल्टी थ्रेडिंग समझने के लिए हम हमें पहले समझना पड़ेगा कि कॉन्टेक्स्ट क्या होता है। तो कॉन्टेक्स्ट की का जो टॉपिक है वो एसेंशियली आपको हेल्प करेगा बोथ मल्टी थ्रेडिंग एंड मल्टी प्रोसेसिंग समझने के लिए। तो कॉन्टेक्स्ट हम लोग समझते हैं सबसे पहले। तो कॉन्टेक्स्ट क्या है, तो किसी भी प्रोसेस को एग्जीक्यूट होने के लिए या फिर रिज्यूम होने के लिए। ठीक है, तो प्रोसेस हमने पढ़ा था सबसे पहले लेक्चर में कि प्रोसेस का कुछ कुछ फेजेस होता है, लाइफ साइकिल होता है। न्यू, रेडी, रन, कंप्लीशन, वेट, सस्पेंड, रेडी, सस्पेंड, स्टेट। तो ये हर एक स्टेट में हमें पता है कि प्रोसेस कभी सीपीयू में होती है, कभी रैम में होती है, कभी सेकेंडरी मेमोरी में होती है। ठीक है, तो हमें पता है कि प्रोसेस हमेशा, जरूरी नहीं है कि कोई भी प्रोसेस हमेशा सीपीयू में रन हो रहा हो या फिर कोई भी प्रोसेस को हमेशा सीपीयू एग्जीक्यूट कर रही हो। ऐसे भी फेजेस और ऐसे भी सिचुएशन आते हैं जहां पे प्रोसेस को रैम से बाहर जाना पड़ता है। ठीक है, तो उस केस में प्रोसेस को रिज्यूम करने के लिए, ताकि हमें वापस से पूरा काम ना करना पड़े, तो रिज्यूम करने के लिए जो इंफॉर्मेशन की नीड होती है, ठीक है, उसे कहते हैं कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, कॉन्टेक्स्ट में क्या होता है, कॉन्टेक्स्ट में होता है हमारा सीपीयू रजिस्टर्स जिसपे हम एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करते हैं। काउंटर्स, जो एसेंशियली हमें बताता है कि हम किस लाइन को एग्जीक्यूट कर रहे हैं करेंटली। एक्यूमुलेटर्स एंड स्टैक पॉइंटर्स, स्टैक पॉइंटर्स हमें बताता है कि हम एग्जैक्टली अभी कौन से फंक्शन एग्जीक्यूट करने वाले हैं। ठीक है, तो ये कुछ रजिस्टर्स है जिसे, जो कि एसेंशियली पाई जाती है हमारे प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक को। प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक क्या है, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक पर मैंने एक डिटेल वीडियो पहले डाल चुका है। प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक एसेंशियली हर एक प्रोसेस का एक प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक होता है जिसमें उस प्रोसेस के रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। ठीक है, तो जो कॉन्टेक्स्ट है हमारा, वो कॉन्टेक्स्ट भी प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक पर ही होता है। ठीक है, तो अब हम लोग समझने वाले हैं कि प्रोसेस एनाटॉमी क्या होती है, मतलब एक प्रोसेस दिखती कैसे है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ प्रोसेस होती है। तो प्रोसेस में ये जो पार्ट है ये आपका प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में भी होता है। ठीक है, और बाय डिफॉल्ट हर एक प्रोसेस को कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम सिंगल थ्रेडेड मानती है। ठीक है, मतलब हर एक प्रोसेस का, एवरी प्रोसेस इज बाय डिफॉल्ट सिंगल थ्रेडेड। ठीक है,
सिंगल थ्रेडेड, मतलब आप कभी भी किसी प्रोसेस को एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करते हैं तो वो सिंगल थ्रेडेड ही होता है, अनटिल एंड अनलेस आप एक्सप्लिसिटली मेंशन करें कोड में किसी लाइन में कि उस प्रोसेस में आपको कितने थ्रेड यूज करना है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बेसिक्स जो कि हमें रिक्वायर्ड था। अब हम लोग समझने वाले हैं कि मल्टी प्रोसेसिंग क्या होती है और मल्टी थ्रेडिंग क्या होती है। ठीक है, तो उसे समझने से पहले हमें जानना होगा कि वी कोर और फिजिकल कोर क्या होते हैं। सो किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के जो सीपीयू होता है, तो सीपीयू बेसिकली दो मेजर कंपनियां जो कि सीपीयू बनाती है, एक है इंटेल एंड एक है एएमडी। ठीक है, इंटेल में कुछ फिजिकल कोर्स होते हैं एंड ठीक है, और हर एक फिजिकल कोर में कुछ वर्चुअल कोर्स होते हैं। सिमिलरली एएमडी में भी हर एक फिजिकल कोर होते हैं, हर एक फिजिकल के कोरिस्पॉन्डिंग कुछ वर्चुअल कोर होते हैं। ठीक है, तो फिजिकल कोर वो कोर है जो कि एक्चुअली इंटीग्रेटेड है आपके सीपीयू में, और हर एक कोर के कोरिस्पॉन्डिंग कुछ वी सीपीयूज होती है, मतलब कि एक कोर काफी फास्ट होता है, तो उसे हमेशा यूटिलाइज करने के लिए, यानी कि उसका 100% यूज करने के लिए उस पर्टिकुलर कोर को हम मोर देन वन कोर में डिवाइड करते हैं, जिसे कहते हैं वी सीपीयूज, यानी कि वर्चुअल सीपीयूज। ठीक है, वी सीपीयूज, ये वी सीपीयूज का काउंट होता है आपका, यूजुअली ये 2:1 की रेशियो में होती है, मतलब एक कोर पे आपका दो वी सीपीयूज होगा। ठीक है, तो अगर किसी प्रोसेस में या फिर किसी सीपीयू में या फिर किसी इंटेल की चिप में अगर 4 कोर मेंशन है तो उसके कोरस्पॉन्डिंग 8 थ्रेड्स मेंशन होता है। ठीक है, अगर कोई 8 कोर है तो उसके कोरस्पॉन्डिंग 16 थ्रेड्स मेंशन होता है। ठीक है, तो जब भी आप इसे देखें तो इसका मतलब होता है वी सीपीयूज। ठीक है, इसे आप एच टॉप करके भी विजुलाइज कर सकते हैं अपने यूबुंटू सिस्टम में। ठीक है, तो तो इस फीचर को इम्प्लीमेंट क्यों किया गया था, क्योंकि हमें अपने सीपीयू का 100% यूटिलाइजेशन चाहिए। ठीक है, जो हमारा टारगेट सिस्टम डिजाइन या बैकएंड में हमेशा रहता है कि किसी भी सिस्टम का हमें हमेशा, सिंस हमने आर्किटेक्चर के लिए प्राइस पे किया है, तो हमें मेक श्योर करना है कि हम जो भी सिस्टम लाए, टारगेट इज उस सिस्टम का हम ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइजेशन करें। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा टारगेट इज 100% यूटिलाइजेशन ऑफ सिस्टम। ठीक, अगेन ये थोड़ा सब्जेक्टिव है क्योंकि ये सिचुएशन टू सिचुएशन में डिपेंड करता है। ठीक है, आप अगर आप किसी ऐसे आर्किटेक्चर में काम कर रहे हैं जो कि हम अंडर यूटिलाइज, बेसिकली इसका मानना ये है कि हम अंडर यूटिलाइज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आप कुछ सर्टेन अमाउंट पे करते हैं किसी वर्चुअल मशीन को लेने के लिए, लाइक फॉर एग्जांपल जब आप वर्चुअल मशीन कुछ लेते हैं अपना सर्वर डिप्लॉय करने के लिए तो आप कुछ प्राइस पे करते हैं, तो आपको मेक श्योर करना है कि आप उस प्राइस को एग्जैक्टली यूज कर पाए, इस्तेमाल कर पाए, और वो अंडर यूटिलाइज ना हो। ठीक है, तो हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव रहता है किसी भी बैकएंड डेवलपमेंट में वो रहता है 100% यूटिलाइजेशन ऑफ आवर सिस्टम। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए हमारा मल्टी थ्रेडिंग मल्टी प्रोसेसिंग वाला कंसेप्ट आया था, ताकि हम अपने आर्किटेक्चर को अच्छे से यूटिलाइज कर पाए। ठीक है, तो इसमें से इसी थ्रेडिंग का एक छोटा सा सब पार्ट है जिसे कहते हैं सिंक्रोनस एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग। ठीक है, तो अगेन मैं अभी मल्टी थ्रेडिंग एंड मल्टी प्रोसेसिंग में जंप डायरेक्टली नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये छोटे छोटे चीज है जो कि एसेंशियली आपको हेल्प करते हैं मल्टी थ्रेडिंग एंड मल्टी प्रोसेसिंग यूज करने का एग्जैक्ट मीनिंग समझने के लिए। तो सिंक्रोनस एंड एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग होता क्या है? तो सिंक्रोनस बेसिकली एक तरीका है जिसमें आप किसी भी टास्क को, कुछ सर्टेन टास्क को वन बाय वन एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, जिसे कहते हैं सिंक में चलना, यानी कि सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग होना। ठीक है, ईच टास्क वेट फॉर द प्रीवियस टास्क बिफोर फिनिशिंग। ठीक है, अगर आप टास्क 1 है, टास्क 2 है, टास्क 3 है, ठीक है, तो उसका जो ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन होगा वो कुछ इस तरीके का होगा। ठीक है, T1, T2 एंड T3। while on the other hand asynchronous प्रोग्रामिंग क्या है? टास्क डज नॉट वेट फॉर अनदर टास्क टू कंप्लीट। ठीक है, इसका मेन चीज ये है, इफ अनदर टास्क इज नॉट डूइंग एनी यूजफुल वर्क, अगेन यहाँ पे यूजफुल वर्क का एसेंशियली मीनिंग है सीपीयू बाउंड ऑपरेशन। ठीक है, अगर कोई टास्क सीपीयू यूटिलाइज नहीं कर रही है, ठीक है, तो हमें मेक श्योर करना है कि हम सीपीयू को किसी और प्रोसेस को दे दे। ठीक है, हम सीपीयू को कोई किसी और प्रोसेस को दे दे ताकि यूटिलाइजेशन बढ़ पाए। ठीक है,
ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि जो भी प्रोसेस यूजफुल वर्क नहीं कर रही है, ठीक है, यानी कि सीपीयू बाउंड टास्क नहीं कर रही है, आईओ बाउंड टास्क कर रही है, यानी कि डेटाबेस से कनेक्शन बनाना, ठीक है, डेटा बेस से कनेक्शन बनाना, नेटवर्क कॉल करना, एपीआई कॉल करना। तो इस तरीके के रिक्वेस्ट में एसेंशियली सीपीयू का काम काफी कम होता है। तो हमें मेक श्योर करना है कि कोई भी प्रोसेस जब किसी कोर को पकड़ के बैठती है और कोई आईओ बाउंड टास्क करती है, तो हम उस कोर को फ्री कर दे और वो कोर दे दे किसी ऐसी प्रोसेस को, ठीक है, जो कि जिसको कि सीपीयू का नीड है, ठीक है, जिसको सीपीयू का नीड है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होगा कि हम सीपीयू यूटिलाइजेशन को बढ़ा पाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया मीनिंग हमारे सिंक्रोनस एंड एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग का। अगेन, सिंक्रोनस एंड एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग को अचीव करने के लिए हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अपना कुछ तरीका अपनाता है। लाइक जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पाइथन का केस ले ले एंड जावा स्क्रिप्ट का केस ले ले, तो इन दोनों प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक इवेंट लूप का कंसेप्ट आता है। इवेंट लूप, जिसमें कोई भी टास्क जब आयो बाउंड ऑपरेशन करती है, ठीक है, आयो बाउंड ऑपरेशन करती है, तो हम उसे ऑफलोड कर देते हैं इवेंट लूप में, ठीक है, और मेन थ्रेड को फ्री कर देते हैं, मेन थ्रेड को फ्री कर देते हैं। जो पाइथन एंड जावास्क्रिप्ट है, ये बाय डिफॉल्ट सिंगल थ्रेडेड होता है। सिंगल थ्रेडेड मतलब इसमें आप मल्टी थ्रेडिंग नहीं कर सकते हैं। मल्टी थ्रेडिंग अगर आपको इसमें करनी है, यानी कि मल्टी थ्रेडिंग मतलब मोर देन वन थ्रेड डिफरेंट कोर्स में काम करेगा, ठीक। अगर वो मल्टी थ्रेडिंग करनी है तो उसके लिए आपको कुछ ना कुछ एक्सटर्नल लाइब्रेरीज का यूज करना पड़ता है। तो बाय डिफॉल्ट ये सिंगल थ्रेडेड होते हैं। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए इन्होंने इवेंट लूप इजाद किया था, ताकि जब भी आप ऐसा कुछ ऑपरेशन कर रहे हो जिसमें आईओ बाउंड टास्क है, तो आप ज्यादा से ज्यादा सिस्टम का यूटिलाइज कर पाए, ठीक है। तो आईओ बाउंड, अगर कोई भी ऑपरेशन आईओ बाउंड करती है तो वो ऑफलोड हो जाएगी इवेंट लूप में और मेन थ्रेड हो जाएगा फ्री, ताकि आगे आने वाली प्रोसेस, नेक्स्ट आगे आने वाला रिक्वेस्ट हैंडल हो सके, यानी कि सीपीयू यूटिलाइज कर सके, ठीक है। तो ये हमारा ओवरव्यू है पूरे कंसेप्ट को लेकर, ठीक है। अब हम बढ़ेंगे मल्टी थ्रेडिंग एंड मल्टी प्रोसेसिंग की तरफ, कि मल्टी थ्रेडिंग एंड मल्टी प्रोसेसिंग एग्जैक्टली है क्या, ठीक है। देखिए, मल्टी प्रोसेसिंग, ठीक, मल्टी प्रोसेसिंग। तो मल्टी प्रोसेसिंग का कंसेप्ट सबसे पहले आया था आपका यूबुंटू सिस्टम यानी कि लिनक्स में, जिसमें फोर्किंग का कंसेप्ट लाया किया। फोर्किंग मतलब अगर आपका कोई सिंगल टास्क या फिर सिंगल प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा है, सिंगल प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा है किसी रैम में, ये है हमारा रैम, ठीक है, यहाँ पर कहीं पर आपका सिंगल प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा है, तो हम एग्जैक्ट उसका रेप्लिका बनाते हैं फोर्किंग करके P1 डैश, जिसमें सेम टू सेम, यानी कि बिल्कुल सिमिलर सारे का सारा वेरिएबल कॉपी होगा, एग्जैक्ट कॉपी ऑफ वेरिएबल एंड एवरीथिंग, ठीक। तो क्या हो रहा है इसमें, इसमें हम बिल्कुल सिमिलर वे में वेरिएबल कॉपी कर रहे हैं, रजिस्टर्स कॉपी कर रहे हैं, कॉन्टेक्स्ट कॉपी कर रहे हैं, बिल्कुल एग्जैक्ट सिमिलर कॉपी बना रहे हैं, ठीक है। और इन दोनों को दो एक डिफरेंट प्रोसेस आईडी असाइन होती है, दो डिफरेंट प्रोसेस आईडी, ठीक है। ये जो प्रोसेस है जिसने फोर्क कॉल किया है, इसे कहते हैं पेरेंट प्रोसेस। और फोर्क कॉल करने के बाद जो रेप्लिका बना है, उसे कहते हैं चाइल्ड प्रोसेस, ठीक है। तो जब भी आप इसे व्यू करेंगे अपने यूबुंटू सिस्टम में एच टॉप करके, तो स्टॉप करने पर आपको एग्जैक्टली समझ में आएगा कि इस पेरेंट प्रोसेस कौन सा है और उस पेरेंट प्रोसेस के कॉरस्पॉन्डिंग चाइल्ड प्रोसेस क्या है, ठीक है।
अगेन मैं इसका प्रैक्टिकल करवाऊंगा, तो अभी आप सिंपली ओवरव्यू समझ लीजिए। तो लिनक्स में फोर्किंग था। फोर्किंग में क्या होता था कि जो भी प्रोसेस पेरेंट फोर्किंग कॉल कर रही है उसका एग्जैक्ट रेप्लिका हम बनाते थे अपने मेन मेमोरी में। और जिसने फोर्किंग कॉल किया है वो पेरेंट प्रोसेस होता था, और फोर्किंग कॉल करने के बाद जो भी प्रोसेस हमारा बना है उसे हम चाइल्ड प्रोसेस कहते थे। दोनों को सेपरेट प्रोसेस आईडी असाइन होती थी और दोनों का एक ट्री बनता था। ठीक है, एक एब्स्ट्रैक्ट ट्री हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम मेंटेन करता था, जिसमें पेरेंट प्रोसेस के कोरस्पॉन्डिंग चाइल्ड प्रोसेस क्या है वो मेंटेन होता था। चाइल्ड टू, चाइल्ड थ्री, एक्सेट्रा। ठीक है, ये आपको हेल्प करता है एग्जैक्टली देखने के लिए कि कौन सा पेरेंट प्रोसेस किस चाइल्ड प्रोसेस को स्पॉन की है, एंड सो ऑन। ठीक है, ये मैं सब आपको करके दिखाऊंगा ताकि आप एग्जैक्टली समझ पाए कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। ठीक है, तो ये था हम आप हमारा पुराना टेक्निक जिसमें हम मल्टी प्रोसेसिंग करते थे किसी यूनिक्स में। ठीक है, अब इसमें क्या होता था कि इसमें कॉन्टेक्स्ट पूरा कॉपी होता था। कॉन्टेक्स्ट मतलब जो भी यूज्ड वेरिएबल है, रजिस्टर वैल्यूज है, काउंटर्स है, ये एग्जैक्ट सेम टू सेम कॉपी होता था। ठीक है, ये एग्जैक्ट बिल्कुल सेम कॉपी होता था। ठीक है, इसे कहते हैं कॉन्टेक्स्ट शेयरिंग। इसका अनदर वे इसे ये होगा, इस कॉन्टेक्स्ट शेयरिंग। ये कॉन्टेक्स्ट शेयरिंग का कंसेप्ट आपको याद रखना है। मेक श्योर आप अगर नोट्स बना रहे हो तो ये कॉन्टेक्स्ट शेयरिंग का कंसेप्ट याद कर ले, क्योंकि यही कॉन्टेक्स्ट शेयरिंग एसेंशियली हमें डिफरेंशिएट करती है जीपीयू में। जब भी हम जीपीयू का आर्किटेक्चर पढ़ेंगे और जीपीयू में कोड किस तरीके से एग्जीक्यूट होता है और कैसे हम जीपीयू में मल्टी थ्रेडिंग या मल्टी प्रोसेसिंग करते हैं, तो आपको ये कॉन्टेक्स्ट शेयरिंग का कंसेप्ट वहाँ पे एग्जैक्ट पता चलता है कि कॉन्टेक्स्ट शेयरिंग क्या होता है और वहाँ पे कॉन्टेक्स्ट शेयरिंग किस तरीके से काम करती है। ठीक है, तो पुराना जो तरीका था हमारा वो इस तरीके से था। ठीक है, अब जितने भी नई नए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है, वो या तो फोर्किंग यूज करती है या तो स्पॉन यूज करती है। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट जो हमारा जावा सिस्टम जावा है, यानी कि जावा है, पाइथन है, सी प्लस प्लस है। ठीक है, ठीक है, तो इस तरीके के जो जितने भी हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये या तो हम विंडोज में यूज करते हैं, ठीक है, या तो हम इसे यूज करते हैं लिनक्स में, यानी कि यूनिक्स में। तो यूनिक्स में जो मल्टी प्रोसेसिंग या मल्टी प्रोसेस बनाने का तरीका था वो हमें भी हमने पढ़ा कि वो फोर्क था। ठीक है, जिसमें हम एग्जैक्ट रेप्लिका बनाते थे और अपने कॉन्टेक्स्ट को शेयर करते थे। विंडोज में जो तरीका है वो होता है क्रिएट प्रोसेस। ठीक है, ये होता है क्रिएट प्रोसेस। अब जावा, पाइथन और सी प्लस प्लस जब भी हम लिनक्स में यूज करते हैं तो वो बाय डिफॉल्ट फोर्किंग यूज करती है, और जब हम उसे विंडोज में यूज करते हैं तो वो इंटरनली जो भी लाइब्रेरी कॉल करती है उसमें वो क्रिएट प्रोसेस यूज करती है। ठीक है,
तो ये था हमारा रफ ओवरव्यू। ठीक है। अब मल्टी थ्रेडिंग क्या है? मल्टी थ्रेडिंग क्या है? कि मल्टी थ्रेडिंग में हमारा मेन प्रोसेस जो होता था, स्टैक, थोड़ा इसे मैं बड़ा कर लेता हूँ। स्टैक, रजिस्टर्स, प्रोग्राम काउंटर, लिस्ट ऑफ ओपन फाइल्स, लिस्ट ऑफ ओपन डिवाइसेस। ठीक है। इस तरीके से और भी बहुत सारे थे। और ये बाय डिफॉल्ट जो था वो सिंगल थ्रेडेड था। ठीक है, ये प्रोसेस बाय डिफॉल्ट सिंगल थ्रेडेड था। अब हम इंटरनली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू इस पर्टिकुलर प्रोसेस को मल्टी थ्रेड कर सकते हैं। मतलब कोडिंग के थ्रू यूजर लेवल थ्रेड बना सकते हैं। ठीक है, यूजर लेवल थ्रेड कैसे होता है? मतलब एक ही प्रोसेस मल्टीपल थ्रेड क्रिएट करेगा। ठीक है। और हर एक थ्रेड का अपना स्टैक होगा। इसमें एक कोड सेक्शन भी आएगा एंड डेटा सेक्शन भी आएगा। ठीक है। अपना स्टैक होगा। हर एक थ्रेड का अपना एक स्टैक होगा। प्रोग्राम काउंटर होगा। ठीक है। और जो कोड सेक्शन है, कोड सेक्शन टेक्स्ट, वो होता है शेयर्ड। ठीक है। तो मल्टी थ्रेडिंग में कुछ इस तरीके से दिखता है कि हमारा जो प्रोसेस है, हमारे प्रोसेस में हम मल्टीपल थ्रेड्स बनाते हैं। थ्रेड वन, थ्रेड टू, थ्रेड थ्री। ये होता है यूजर लेवल थ्रेड। यूजर लेवल थ्रेड। किसी किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये मल्टी सिस्टम लेवल थ्रेड भी होता है, जिसमें इसे मैप किया जाता है आपके कर्नल लेवल थ्रेड्स से। ठीक है। या तो ये वन टू वन मैपिंग होती है कुछ कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, और किसी किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये 3:1 मैपिंग होती है। ठीक है, 3:1 मैपिंग होती है। तो हम एग्जैक्टली पढ़ेंगे कि किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कैसे किस तरीके से मैपिंग होती है। तो वो हमारा प्रैक्टिकल पार्ट रहेगा। सो अभी हमें सिर्फ ये समझना है कि हम एक ही प्रोसेस में, ये है सिंगल प्रोसेस, इस प्रोसेस को हम मल्टीपल थ्रेड्स में डिवाइड करते हैं। यानी कि हर एक थ्रेड के पास एक डिफरेंट स्टैक होगा और प्रोग्राम काउंटर होगा। प्रोग्राम काउंटर क्यों होगा? सिंस हर एक थ्रेड के पास अपना टेक्स्ट सेक्शन है, यानी कि हर एक थ्रेड को जो ओरिजिनल कोड था जो ओरिजिनल कोड था उसका एक्सेस है। ठीक है। और सिंस प्रोग्राम काउंटर डिफरेंट है, ठीक है, तो हर एक थ्रेड सेम टेक्स्ट सेक्शन को यूज करेगा, लेकिन हर एक थ्रेड हो सकता है कि डिफरेंट पोजीशन में रहे अपने कोड ऑफ एग्जीक्यूशन के। ठीक है, हो सकता है कि पहला थ्रेड की को लाइन वन एग्जीक्यूट कर रहा है, दूसरा थ्रेड लाइन टू एग्जीक्यूट कर रहा हो, या तीसरा थ्रेड लाइन थ्री एग्जीक्यूट कर रहा हो। तो इस तरीके से हम देख पा रहे हैं कि डिफरेंट थ्रेड अपने लाइफ साइकिल में डिफरेंट थ्रेड डिफरेंट अपने पूरे फ्लो में, यानी कि स्टार्ट टू एंड डिफरेंट स्टेजेस में हो सकती है, डिफरेंट टेक्स्ट लाइंस में हो सकती है। तो इसका मतलब बस इतना सा है कि अगर हमारे पास एक पूरा प्रोसेस है और उसमें डिफरेंट थ्रेड्स हमने अगर बना कर रखा है, तो हर एक थ्रेड के पास टेक्स्ट तो वही होगा, लेकिन सिंस प्रोग्राम काउंटर हर एक थ्रेड का खुद का अपना है एंड स्टैक खुद का अपना है, तो उसी टेक्स्ट को डिफरेंट तरीके से एग्जीक्यूट कर पाएगी, इंडिपेंडेंटली एग्जीक्यूट कर पाएगी, बिना किसी रोक टोक के। ठीक है। ठीक है। खुद का अपना प्रोग्राम काउंटर है हर एक थ्रेड के पास, एंड हर एक थ्रेड के पास खुद का स्टैक है।
एंड खुद का रजिस्टर्स है। रजिस्टर्स क्यों है? हर एक थ्रेड में हो सकता है आप कुछ अर्थमेटिक ऑपरेशन भी परफॉर्म कर रहे हो। ठीक है। कोड सेक्शन शेयर्ड होता है, डेटा शेयर्ड होता है, और भी कुछ चीजें शेयर होती है। लेकिन ये जो कोड सेक्शन है और डेटा सेक्शन है, ये शेयर्ड होता है। इसका मतलब है कि कुछ कुछ चीजें, मोस्ट थिंग्स आर शेयर्ड। ठीक है। अगेन, ये जो शेयरिंग वाला पार्ट है जिसमें मोस्ट थिंग्स आर शेयर्ड, ये ये लॉजिक हमें हेल्प करेगा जानने में कि हम किस तरीका से, जब हम मशीन लर्निंग मॉडल को स्केल करेंगे, और ये मशीन लर्निंग मॉडल यूजुअली जो साइज होता है एमएल मॉडल का वो काफी ह्यूज होता है, जीबीज होता है। तो अगर आप मशीन लर्निंग मॉडल को इन्फर करना चाहते हैं, तो आपको मेक श्योर करना है कि उस मशीन लर्निंग मॉडल का मल्टीपल कॉपीज ना बने। अगर मल्टीपल कॉपीज बनेगा तो आपका रैम भर जाएगा और आप सिस्टम का यूटिलाइजेशन नहीं कर पाएंगे। ठीक है। तो आपको मेक श्योर करना है कि जो सिस्टम का रैम है वो बच कर रहे, और जो मॉडल हो वो रेप्लिकेट ना हो। ठीक है। तो इस तरीके से इस सिचुएशंस में हम यूज करेंगे आपके मल्टी थ्रेडिंग का। ठीक है। तो मैंने ये रफ ओवर दे दी कि मल्टी थ्रेडिंग की सिचुएशन में यूज होती है जब हमें मोस्ट ऑफ द थिंग कोड में सेम रखना हो, लेकिन हर एक थ्रेड का डिफरेंट एग्जीक्यूशन हो। तो उस केस में हमें मल्टी थ्रेडिंग यूज कर सकते हैं। प्रोसेस का भी यूज करेंगे जब हमें पता है कि हर एक डिफरेंट प्रोसेस किसी डिफरेंट कोड में या कोड को यूज करेगा या फिर डिफरेंट टेक्स्ट सेक्शन को यूज करेगा। ठीक है। जब आप हम यहाँ पे मल्टी प्रोसेसिंग में जब हम यहाँ पे एग्जैक्टली रेप्लिकेट करते थे, तब हमारे पास एग्जैक्ट ऑप्शन था कि हम इसके टेक्स्ट सेक्शन को डुप्लीकेट करके कोई और टेक्स्ट सेक्शन में तब्दील कर दे, ताकि ये प्रोसेस इंडिपेंडेंटली किसी और टेक्स्ट पर या फिर किसी और कोड को एग्जीक्यूट करे, एंड ये प्रोसेस किसी और कोड को एग्जीक्यूट करे। ठीक है। तो जो मेजर आइडिया है मल्टी थ्रेडिंग एंड मल्टी प्रोसेसिंग का वो ये है कि मल्टी थ्रेडिंग में एंड मल्टी प्रोसेसिंग एग्जैक्ट कॉपी बनता है हर एक वेरिएबल का। मोस्टली थिंग्स आर शेयर्ड। ठीक है। मोस्टली थिंग्स आर शेयर्ड, कैन रिप्लेस the code section so that process can work on different problem, so that child process can work on different problem, child and parent process can both work on different problem, parent and child both। और तो दूसरा है हमारा वो मल्टी मल्टी थ्रेडिंग, जिसमें कोड सेक्शन जो रहता है एंड डेटा सेक्शन वो होता है एग्जैक्ट सेम। कोड सेक्शन एंड डेटा सेक्शन इज सेम, एंड हम सेम कोड सेक्शन एंड डेटा सेक्शन को यूज कर सकते हैं, यानी कि थ्रेडिंग के थ्रू डिफरेंट स्टेजेस में हो सकते हैं उस पर्टिकुलर कोड एंड डेटा सेक्शन का, क्योंकि हमें प्रोग्राम काउंटर डिफरेंट होता है। ठीक है। तो अगर मैं एग्जांपल दूं मल्टी प्रोसेसिंग एंड मल्टी थ्रेडिंग का, तो वन ऑफ द एग्जांपल हो सकता है मल्टी प्रोसेसिंग का कि अगर सपोज करिए कि अगर आप एक सर्वर क्रिएट करते हैं। ठीक है। एक सर्वर क्रिएट करते हैं और सर्वर के पास एक रिक्वेस्ट आता है म्यूजिक प्ले करने के लिए, एक रिक्वेस्ट आता है वीडियो प्ले करने के लिए। ठीक है। तो आपको मेक श्योर करना है कि दो डिफरेंट प्रोसेस हो, एक प्रोसेस वन हो एक प्रोसेस टू हो। एक प्रोसेस आपका म्यूजिक स्ट्रीम करे, एक प्रोसेस आपका वीडियो स्ट्रीम करे। ऑल्दो वीडियो स्ट्रीमिंग एंड म्यूजिक स्ट्रीमिंग आयो बाउंड टास्क है, तो आप ये इससे थ्रेडिंग के थ्रू भी कर सकते हैं।
लेकिन अभी मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि वीडियो एंड म्यूजिक दोनों सीपीयू बाउंड टास्क है, या फिर आप ऐसे समझिए कि इसे वीडियो ना समझते हैं। ठीक है, इसे समझ लीजिए कि इमेज प्रोसेसिंग एंड वीडियो प्रोसेसिंग। ठीक है। सो दोनों डिफरेंट को दोनों काफी सीपीयू बाउंड टास्क है। सीपीयू बाउंड यानी कि दोनों में सीपीयू का काफी ज्यादा यूज होता है, एंड दोनों जो प्रोसेस है यानी कि दोनों जो रिक्वेस्ट है वो डिफरेंट मॉडल दोनों रिक्वेस्ट को परफॉर्म करती है। डिफरेंट एमएल मॉडल या फिर डिफरेंट एल्गोरिदम ये दोनों ऑपरेशन परफॉर्म करती है। ठीक है। तो फिर हमें मेक श्योर करना है कि हम दोनों के लिए डिफरेंट एमएल मॉडल या फिर डिफरेंट प्रोसेस स्पॉन करे, ताकि डिफरेंट प्रोसेस डिफरेंट कोर्स को यूटिलाइज कर सके। अगर हम इस केस में थ्रेडिंग करेंगे तो थ्रेडिंग में मोस्टली चीजें शेयर हो जाएंगी, और या तो हम सिर्फ इमेज प्रोसेसिंग कर पाएंगे या तो फिर वीडियो प्रोसेसिंग कर पाएंगे। ठीक है। तो ये रफ ओवरव्यू हुआ। अगेन ये जो मैंने जो भी आपको पढ़ाया है इसका मैं एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा, जिसपे आपको एग्जैक्टली समझाऊंगे कि मल्टी प्रोसेसिंग कैसे होती है, मल्टीटास्किंग कैसे होती है, और किस तरीके से हम इन दोनों को यूटिलाइज कर सकते हैं अपने यूज केस के कोरिस्पॉन्डिंग। ठीक है। तो जब भी हम प्रैक्टिकल वीडियो मैं इस पर बनाऊंगा, तो आपको मेक श्योर करना है कि आप पहले एक यूबुंटू सिस्टम हो आपके पास। ठीक है। यूज केस स्पेसिफिक मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है। यूज केस स्पेसिफिक मतलब मैं एक यूज केस लूंगा और यूज केस के कोरिस्पॉन्डिंग मैं बेंचमार्किंग करूंगा कि वो थ्रेडिंग में ज्यादा परफेक्टली चलता है या फिर मल्टी प्रोसेसिंग में ज्यादा परफेक्टली चलता है। अगेन जब भी आप रियल वर्ल्ड प्रोग्रामिंग या फिर रियल वर्ल्ड किसी सॉफ्टवेयर को डिजाइन करते हैं, तो एग्जैक्टली हमें पता नहीं होता है कि हमें मल्टी थ्रेडिंग यूज करनी है कि मल्टी टास्किंग यूज करनी है कि मल्टी प्रोसेसिंग यूज करनी है। ठीक है। तो उस वे में हम यूजुअली बेंचमार्किंग करते हैं, यानी कि R&D करते हैं। ठीक है। R&D करने का मतलब है कि आप एग्जैक्टली अपने यूज केस को रन कर कर एक टाइमिंग निकालते हैं, रिसोर्स यूटिलाइजेशन निकालते हैं, फिर उस रिसोर्स यूटिलाइजेशन के बेसिस पर आप डिसाइड करते हैं, और कॉस्ट के बेसिस पर डिसाइड करते हैं कि आपको कौन सा प्रोसेस अपनाना है। ठीक है। ठीक है। तो कोई भी अप्रोच सिलेक्ट करने से पहले सबसे पहले आपको R&D करना है। आपको पता होना चाहिए आपका यूज केस क्या है। उस यूज केस से कॉरस्पॉन्डिंग आपको बेंचमार्किंग करनी है, एंड बेंचमार्किंग के कॉरस्पॉन्डिंग आपको पता लगाना है कि कॉस्ट इफेक्टिव क्या है, एंड उस कॉस्ट इफेक्टिव के कॉरस्पॉन्डिंग आपको अपना आर्किटेक्चर डिजाइन करना है। ठीक है। तो किसी भी सिस्टम डिजाइन का जो ये मेन अप्रोच होता है, जो कि मैं खुद सिलेक्ट करता हूँ, एंड अगेन ये कंप्लीटली डिपेंड करता है कि आपका यूज केस क्या है। ठीक। तो एक बार मैं फिर से समरी दे देता हूँ कि ये सभी चीजें होती क्या है। तो मल्टीटास्किंग क्या होता है? मल्टीटास्किंग एसेंशियली एक तरीका है जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम मोर देन वन टास्क को साइमल्टेनियसली या फिर एक के बाद एक हैंडल करने की कोशिश करता है। मल्टी प्रोसेसिंग में हम मोर देन वन प्रोसेस का रेप्लिकास बनाते हैं, जिसमें एग्जैक्ट कॉपी क्रिएट होती है, रजिस्टर, वेरिएबल्स, प्रोग्राम काउंटर, सभी चीज का। मल्टी थ्रेडिंग क्या होता है? मल्टी थ्रेडिंग में होता है मोस्टली चीजें शेयर्ड होती है, यानी कि टेक्स्ट सेक्शन सेम होता है, इंस्ट्रक्शन सेम होता है, डेटा सेक्शन सेम होता है, लेकिन हर एक थ्रेड का अपना खुद का एक स्टैक होता है, एक प्रोग्राम काउंटर होता है, ताकि उस शेयर्ड टेक्स्ट को वो डिफरेंट तरीके से डिफरेंट पोजीशन में एग्जीक्यूट कर सके बिना किसी रोक टोक के। कॉन्टेक्स्ट क्या है? कॉन्टेक्स्ट कुछ नहीं है। कॉन्टेक्स्ट किसी भी प्रोग्राम को रिज्यूम करने के लिए या फिर चलने के लिए जो भी वेरिएबल रजिस्टर्स का यूज होता है, उसे कहते हैं कॉन्टेक्स्ट। यही कॉन्टेक्स्ट हम स्टोर करके रखते हैं प्रोग्राम कंट्रोल ब्लॉक में, और इसी कॉन्टेक्स्ट को शेयरिंग के बेसिस में हम डिसाइड करते हैं कि मल्टी प्रोसेसिंग क्या है, मल्टी थ्रेडिंग क्या है। ठीक है। तो एनाटॉमी ऑफ अ प्रोसेस जो होता है वो इस तरीके से होता है। बाय डिफॉल्ट हर एक प्रोसेस के पास एक सिंगल थ्रेड होता है। ठीक है। फिर हमने पढ़ा फिजिकल कोर क्या होता है, वी कोर क्या होता है, हाइपर थ्रेडिंग क्या होती है, एंड सिंक्रोनस एंड एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग का मतलब क्या है। फिर हमने पढ़ा कि पाइथन एंड जावास्क्रिप्ट किस तरीके से इस चीज को हैंडल करता है, इवेंट लूप क्या होता है। फिर हमने पढ़ा कि लीन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे जावा हो गया,
पाइथन हो गया एंड सी प्लस प्लस हो गया, ये किस तरीके से मल्टी प्रोसेसिंग परफॉर्म करती है डिफरेंट सिस्टम्स में, यानी कि विंडोज में एंड लिनक्स में। ये दोनों का अप्रोच मल्टी प्रोसेसिंग का थोड़ा डिफरेंट होता है। लिनक्स में हम यूज करते हैं फोर्किंग, एंड विंडोज में हम यूज करते हैं क्रिएट प्रोसेस। ठीक है। थैंक यू वेरी मच।